बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो फर्स्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 था। इसके बाद एक वेरी इम्पोर्टेंट एक्ट जो आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आज हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को आज हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये वो एक्ट था जिसकी बुनियाद पर, या इस एक्ट ने वो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जिसकी बुनियाद पर इस सब कॉन्टिनेंट को दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दो डोमिनियंस में तकसीम किया। वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था। अब डियर स्टूडेंट्स, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दरअसल बरतानवी पार्लियामेंट से पास होने वाला एक ऐसा एक्ट था जिसके नतीजे में बरसगीर में, जैसा मैंने अभी बताया, दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो थी वो वजूद में आई। 18 जुलाई 1947 को रॉयल एसेंट जो है किंग ने इस पर सिग्नेचर किए और 14 अगस्त 1947 को बरसगीर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले 20 फ़रवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ये अनाउंस कर चुके थे कि 30 जून 1948 तक बरतानिया मुकम्मल तौर पर इंतकाले इक़्तिदार का मरहला कंप्लीट कर लेगा। मतलब कि बरसगीर को लोगों को आज़ादी दे दी जाएगी, इक़्तिदार जो है इनके हाथों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि हिंदुस्तान में जो 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला उस वक्त किया जाएगा जब इंतकाले इक़्तिदार का मामला तय पा जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जो सिख कम्युनिटी थी, ये लॉर्ड माउंटबेटन के साथ एक मुआहदा तय करते हैं इसी पार्टीशन के मुतल्लिक़। और ये जो मुआहदा था इसके नतीजे में कुछ प्रिंसिपल्स तय किए जाते हैं। और ये जो प्लान है ये 3 जून का प्लान या फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहलाता है। इस प्लान के मुताबिक अ कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन गवर्नमेंट फ्रॉम 14 अगस्त 1947 एंड एज वेल एज two separate independent states come into existence। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 3 जून के इस मंसूबे के मुताबिक बरतानवी जो कंट्रोल है सब कॉन्टिनेंट पर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और दो आज़ाद रियासतें जो हैं वो वजूद में आ जाएंगी। अगर मैं आपको यहाँ पर 3 जून के जो प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, जो पॉइंट्स थे, वो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसके बाद हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के जो फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, उसकी तरफ हम चलते हैं। अच्छा, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री भी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 की। अब 3 जून का जो प्लान था या लॉर्ड माउंटबेटन का जो प्लान था, इसमें फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो ये था कि पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया was accepted by ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये जो पार्टीशन का मनसूबा था इसको एक्सेप्ट कर लिया था। एंड द सेकंड वन इज़ द सक्सेसर गवर्नमेंट वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। जो बाद में बनने वाली जो गवर्नमेंट्स थी उनको एक आज़ाद स्टेटस, एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया जाएगा। इसके बाद कैन मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशंस बना सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी टू बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ की जो आज़ादी है और जो इक़्तिदार आला की जो मुंतकिली है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ द प्रिंसली स्टेट्स
वर गिवन राइट टू जॉइन आइदर पाकिस्तान और इंडिया। जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको ये मौका दे दिया जाएगा कि वो पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक कर सकती हैं, बट ऑन टू मेजर फैक्टर्स। वो मेजर फैक्टर क्या थे? अपने जियोग्राफिकल जो स्टेटस है, अपना इलाकाई जो हदूद अरबा है उसको देखते हुए, और वहाँ के जो पीपल्स हैं उनकी विशेस को देखते हुए आप पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब 18 जुलाई 1947 को रॉयल असेंट किंग जो है इस पर सिग्नेचर कर देता है, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो इसके मुताबिक फिर बरसीर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के, उसको हम देखते हैं। इसके बाद इसको टोटली हम इसका जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये था कि डिवीज़न ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू 2 न्यू डोमिनियंस, एंड फर्स्ट वन इज़ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। एंड द सेकंड इम्पोर्टेंट प्रोविजंस जो थी वो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट की, वो पार्टीशन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एंड पंजाब बिटवीन 2 कंट्रीज़। बंगाल एक बड़ा सूबा था और पंजाब एक बड़ा सूबा था, दोनों को पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम कर दिया गया। यहीं से वो सबसे बड़ा अलमिया जो है, इंसानी अलमिया जो था वो वजूद में आता है, जिसमें लाखों मुसलमान बंगाल से बांग्लादेश की तरफ, पाकिस्तानी बंगाल की तरफ हिजरत करते हुए, और पंजाब के लोग जो थे वो पाकिस्तान की हिजरत करते हुए लाखों लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की, वो थी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द 2 न्यू कंट्रीज़ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। जो दोनों नए मुल्क बन रहे हैं इनमें जो ऑफिस है गवर्नर जनरल का उसको बनाया जाएगा, और वो एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग वो काम करते रहेंगे। और फिर 1948 में किंग ने मुकम्मल तौर पर सिसेशन ऑफ जो किंग है उसको कंट्रोल जो था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो कन्फेरल ऑफ कंप्लीट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी अपॉन द रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन असम्बलीज ऑफ द 2 न्यू कंट्रीज़। इन दोनों नए बनने वाले मुल्कों की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बलीज़ थीं उनको तमाम तर वो इख्तियारात दे दिए गए जिनसे वो अपने लिए जो लेजिस्लेशन है वो कर सकती थी, लेजिस्लेटिव पावर। इसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशरी की जो पावर्स थी वो मुकम्मल तौर पर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज़ को दे देगी। इसके बाद वेरी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट का वो था टर्मिनेशन ऑफ ब्रिटिश सोजरेनिटी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। जो बरसगीर में 565 के करीब प्रिंसली स्टेट थी उन पर जो इख्तियार था ब्रिटिश किंग का उसको ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द यूज़ ऑफ द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया। एम्परर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो ब्रिटिश किंग से वो उसका भी ख़ात्मा हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थी जो हमने अभी डिस्कस की। अगर हम इसके साइलेंट फीचर्स की तरफ चलें तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इस सब कॉन्टिनेंट को 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स में 2 डोमिनियंस में तकसीम कर दिया जाएगा, जो डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ने वो प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए जिनके तहत इंडिया सब कॉन्टिनेंट को इसकी पार्टीशन की गई। एंड द नेक्स्ट वन इज़ लेजिस्लेटिव सुपरमेसी।
अब जब दो आज़ाद रियासतें बना दी गई, दो डोमिनियंस बना दिए गए, तो उनको लेजिस्लेटिव पावर्स जो हैं वो भी दी जाना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसने वो प्रिंसिपल्स फराहम किए जिससे तमाम लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव तमाम इख्तियारात जो थे वो इन जो दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी उनको मिल गए। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएशन ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इन दो आज़ाद और नई बनने वाली जो रियासतें थीं, जो ममलकतें थीं, इनके लिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ बनाई गई, असम्बलियाँ बनाई गई ताकि अपने मुल्क की मशीनरी को चलाने, लेजिस्लेशन के लिए और जो तमाम तर इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद कंप्लीट सेसेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब दो इंडिपेंडेंट स्टेट्स मार्ज़ वजूद में आ गई, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बलीज़ जो थी वो बन गई। गवर्नर जनरल का ओहदा क्रिएट कर लिया गया। लेजिस्लेचर सुपरमेसी जो थी वो उनको मिल गई। तो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को कोई हक हासिल नहीं था कि वो इन डोमिनियंस के लिए, इन इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए कोई लेजिस्लेशन करती। इसलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके तमाम तर इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमिनियंस वर गवर्न एंड अकॉर्डिंग विद गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935। अब इन दो नई बनने वाली रियासतों के लिए जब तक कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशंस बना न लें, वो अपने ममलकत को गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 के मुताबिक चला सकती थी और गवर्नर जनरल्स को कंप्लीट एक इख्तियार दिया गया कि वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में कोई किसी भी तरह की जो है वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट्स एंड ट्राइब्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने जो इंडियन स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी और बाहर जो स्टेट्स थी, इनके साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए हुए थे। इसके बाद इस सब कॉन्टिनेंट्स का जो ट्राइबल एरिया था, फ्रंटियर का और ट्राइबल एरिया था, जो कबायली इलाका था, इन कबाइल के साथ मुख्तलिफ मुआहदे किए हुए थे। अब यहाँ पर जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है, इसने मुकम्मल ये आज़ादी दी दोनों स्टेट्स को कि वो अपने जो ट्राइब्स हैं, अपने साथ आने वाले जो कबीले हैं, उनके साथ वो एग्रीमेंट वो रख सकते हैं या उनको टर्मिनेशन कर सकते हैं। एज वेल एज जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ जो मुआहदे थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किए थे या अंडर किंग के हुए थे, तो उनको ख़त्म किया जा सकता है या फिर उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। इसके बाद ऑफिस ऑफ द गवर्नर जनरल एंड हिज पावर्स। जैसा कि मैंने शुरू में इम्पोर्टेंट जो हमने प्रोविजंस डिस्कस की उसमें मैं आपको अभी बता के आया था कि जो गवर्नर जनरल है एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द किंग अपॉइंट हुआ विद द कंसल्टेशन ऑफ द रेलिवेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कैबिनेट। वो डोमिनियन ऑफ इंडिया था या डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था, इसकी जो कैबिनेट थी इसके साथ कंसल्टेशन से गवर्नर जनरल बनाए गए। वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग काम करते थे। अब उनके पास ये इख्तियार भी था, वो मॉडिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 1935 को कर सकते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो था, जो 1935 का एक्ट था, वो दोनों स्टेट्स ने एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया
ठीक है, और उसमें वक्तन फ़वक्तन तरामीम भी की जाती रही। इसके बाद एवोल्यूशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक ओहदा था सब कॉन्टिनेंट में इस इलाके को चलाने के लिए, तो उस ऑफिस को टर्मिनेट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद टर्मिनेशन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ क्राउन। क्राउन के जो इख्तियारात थे, क्राउन के जो इनहेरेंट पावर्स थी, वो मुकम्मल तौर पर उनका ख़ात्मा कर दिया गया। इसके बाद गिवन अप ऑफ किंग वीटो। अब डियर स्टूडेंट्स, जब अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1947 के तहत जब 2 डोमिनियंस बन गई, उनको लेजिस्लेटिव इख्तियारात बन गए और लेजिस्लेटिव जो एक बॉडी थी वो बना दी गई, असम्बलियाँ बना दी गई। अब किंग के पास, ब्रिटिश पार्लियामेंट में किंग के पास पावर थी कि वो जो भी लेजिस्लेशन होती थी उसको वो वीटो कर सकता था, ठीक है। अब जब सब कॉन्टिनेंट के लिए कोई भी लेजिस्लेशन होती थी तो उसको भी वो वीटो कर सकता था, लेकिन जब 2 आज़ाद रियासतें बन गई तो इनका ये जो वीटो का जो पावर था ये भी ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट वन इज एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। जो ब्रिटिश जो किंग था उसके पास एम्परर ऑफ इंडिया या जो भी टाइटल्स थे उनका भी ख़ात्मा हो जाता है। इसके बाद ऑप्शंस फॉर आर्म एंड सिविल सर्वेंट्स। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये जो सब कॉन्टिनेंट में आर्म्ड ऑफिसर्स थे, आर्मी के जो ऑफिसर्स थे या आर्मी में जो लोग थे, इसके बाद सिविल सर्वेंट्स थे, उनको ये ऑप्शन दी गई कि वो पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ अपनी सहूलत के साथ वो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडियन एक्ट 1947 जो आर्म फोर्सेस के जो एसेट्स थे उनको एक मखसूस रेशो के तहत तकसीम किया गया, लेकिन उसका एक जो पाकिस्तान को हिस्सा मिलना था वो ना दिया गया। इसके बाद रिजर्व्स बैंक के जो एसेट्स थे वो भी पाकिस्तान को ना दिए गए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स थे। इसके हमने इम्पोर्टेंट जो प्रोविजंस थी वो डिस्कस की, बैकग्राउंड हिस्ट्री डिस्कस की। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर, इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।